स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मुनाफे की मंडी में सबसे पहले शुरुआत करेंगे गोल्ड पे, लेकिन उस शुरुआत से पहले आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली के समय में ऐसे मौके पर गोल्ड ने नया रिकॉर्ड फिर से बना दिया है। 86,875 रुपए के नई ऊंचाई पर सोना पहुंच चुका है। इस साल 2025 में देखें तो सोने में 12% की तेजी आ चुकी है। पिछले एक साल में घरेलू बाजार में सोने ने 25% और इंटरनेशनल मार्केट में 35% से ज्यादा की तेजी सोने में आ चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी तेजी के बाद ये रैली कब तक चलेगी, आपको क्या करना है, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं और साथ ही हमने एक बड़ा पोल भी किया है। वो उस पोल को भी आपको बताएंगे कि देश के तमाम जो कमोडिटी ब्रोकर्स हैं उनकी अब क्या राय बन रही है, वो अब सोने और चांदी पर क्यों बुलिश है और आगे किस तरह की तेजी रहेगी, और इस होली से अगली होली तक सोने का भाव और चांदी का भाव क्या हो सकता है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मनोज जैन हैं, डायरेक्टर हैं, हेड कमोडिटी और करेंसी रिसर्च हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। अनुज गुप्ता हैं, कमोडिटी और करेंसी के हेड हैं HDFC सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश माल्या भी हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। मनोज जी तो काफी बेहतरीन तरीके से होली के लिए तैयार होकर आए हैं। अनुज जी, आपको क्या हुआ, आप बिल्कुल सुस्त दिख रहे हैं आज। विष्णु जी गुड मॉर्निंग। देखिए, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सुस्त नहीं है, गोल्ड सिल्वर की चमक जो है काफी ज्यादा है, और देखिए वही यहाँ पर चमकता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रेस में मैं थोड़ा पीछे रह गया, बट हाँ, कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर का टारगेट में जरूर हिट होते हुए दिखाई दिए हैं। ओके मनोज जी, हम दोनों को ओवर शैडो कर रहे हैं। चलिए, लेकिन अब आप सबसे पहले आपको पोल दिखा देते कि गोल्ड को लेकर पोल निकल कर क्या आ रहा है, फिर हम अपने मेहमानों की भी राय जानेंगे। गोल्ड को लेकर हमने जो पोल किया है उसमें 95 से 97 हजार रुपए तक के भी टारगेट आ रहे हैं। जो लोएस्ट टारगेट है वो 90,800 के आसपास का है, 90,700 रुपए तक का, और 97,000 तक का अगली होली यानी एक साल तक का ये टारगेट है। आपसे मनोज जी शुरुआत करेंगे, क्या आपका टारगेट क्या है? अगर अगली होली तक, अगर एक साल का अगर टॉप लेवल में गोल्ड का जानना चाहूं तो कहां तक ऊपर में सोना जा सकता है अगली होली तक? नमस्कार विश्वमोहन जी, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूवर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, यहाँ पे सोना हो या चांदी हो, एक मजबूत ट्रेंड जो है बना हुआ है, और पिछले एक साल में विश्वमोहन जी चांदी और सोने ने लगभग 35 से 40% रिटर्न दिए हैं। तो हमारा मानना है कि अगला वर्ष भी जो है सोने और चांदी के लिए बेहतर ही रहेगा, और सोना भारतीय बाजारों में 94 से 95,000 तक अगली होली तक जो है दिखा सकता है। तो वर्तमान लेवल से भी यहां से लगभग 7 से 8 हजार रुपए की बढ़त की संभावनाएं सोने में अगले एक वर्ष में नजर आती है। तो ये जबरदस्त तेजी यहां से आगे भी दिखेगी, हो सकता है उससे पहले आपको करेक्शन भी दिखे, डिप भी दिखे। ऐसा नहीं है कि एक तरफा कोई भी सिक्योरिटीज में किसी भी मार्केट में रैली चलती है, लेकिन तेजी की उम्मीद ज्यादा है। ऊपर के जो लेवल्स हैं वो 97,000 तक के भी आ रहे हैं। तो अलग अलग अपने एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? अगर किसी को होली तक, अगर अगली होली तक वेट करना है तो कहां तक ऊपर में टॉप लेवल दिख सकता है सोने का? विष्णु जी, हमें लगता है कि गोल्ड का भाव अगली होली तक आपको 90,000 के ऊपर, ऑलमोस्ट 90,700 के आसपास तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो हम भी टारगेट कर रहे हैं कि $3,200-3,300 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिले। तो जिस तरीके का रैली कंटिन्यू अब होता हुआ दिखाई दिया है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट रही है, तो हमें लगता है कि अगली होली तक आपको 90,700 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे करीबन 83,500 का लगा के हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 90,700 तक का हमें लगता है कि टारगेट गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल है जो कि रहेगा। और अगर हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि पॉजिटिविटी गोल्ड में रह सकती है। तो यहाँ पर इंट्राडे में खरीदारी करना चाहिए करीबन 86,650 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाए 86,400 का। टारगेट हमें लगता है कि 87,020 तक इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे में भी पॉजिटिव टारगेट है और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव टारगेट है। ओके, तो इंट्राडे के लिए भी खरीदना है। 87,000 आज ही पार कर सकता है, ये अनुज जी को लगता है, और 86,400 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा। और बाइंग की सलाह इंट्राडे के लिए भी, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से तो हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट, सिर्फ नवनीत दमानी जी ने जो कॉल भेजे थे उनको लगता है कि करेक्शन दिख सकता है। उन्होंने तो 75,000 तक गोल्ड को करेक्ट करने का अगले एक साल में अनुमान लगाया है, लेकिन बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको लग रहा है कि 90 के पार सोना निकल सकता है। प्रथमेश जी, आपने भी अपनी राय भेजी थी गोल्ड पर। सबसे पहले लॉन्ग टर्म व्यू बताइए, फिर इंट्राडे के लिए बताइएगा कि ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए।
हाँ जी, नमस्कार। मेरे नमस्कार ख्याल सर। से लॉन्ग टर्म में जो व्यू है वो मोमेंटम के हिसाब से इंटैक्ट ही है। मेरे ख्याल से 93,000 जो है पॉसिबल है नेक्स्ट 1 ईयर टाइम फ्रेम पे। हालांकि स्मॉल पॉकेट्स ऑफ करेक्शन आ सकते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं गोल्ड पे वैसे बेरिश नहीं हूँ, बट मोमेंटम मेरे ख्याल से तेजी का ही है नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। तो तेजी ही और है। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फिलहाल करेक्शन का पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है। एक 86,800 के करीब अप्रैल वायदा जो है वो बेचना चाहिए, 86,880 का स्टॉप रखना चाहिए, और नीचे में टारगेट 86,600 के रखने चाहिए। ओके, तो ये राय यहाँ पर आ रही है। प्रथमेश जी थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं, 86,600 तक इनको लग रहा है। हालांकि जो आज का रेंज है तो उसके हिसाब से है, तो ये कोई बहुत कॉल को अलग तरीके से आप नहीं देखिए कि कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि 200-300 रुपए का स्विंग आपको देखने को मिल सकता है। तो उस स्विंग में आपको नीचे के भी टारगेट देख सकते हैं। तो एक सेफर बेट यहाँ पर ले रहे हैं प्रथमेश जी। इंट्राडे के लिए सोने और चांदी दोनों पर आपकी राय मनोज जी क्या बन रही है? हाँ, यहाँ पे डिप्स में बाय की सलाह रहेगी विश्वमोहन जी। कल हमने एक अच्छा ब्रेकआउट सोने में बनते हुए देखा था, और भारतीय बाजारों में 360 जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर कल हमने गोल्ड को क्लोज करते हुए देखा। आज जो गिरावट देखने को मिल रही है वो रुपये की मजबूती का असर थोड़ा जरूर है। तो हमारा मानना है कि ये शाम के सत्र तक जो है फिर एक बार जो है पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ नजर आएगा। 86,500 के स्तर पर बाय की सलाह रहेगी अप्रैल वायदा में। 86,200 का एक स्टॉप लॉस रखें, और लक्ष्य यहाँ पे 87,000 तक के रखे जा सकते हैं। सिल्वर में वायदा में भी यहाँ बाय की सलाह रहेगी। इंट्राडे के लिए 98,700 के स्तर पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 98,100 का रखे, और 1 लाख तक के जो लक्ष्य है वो आज यहाँ लेकर के चल सकते हैं। ओके, चलिए चांदी पे लॉन्ग टर्म बेट किस तरह का लेना चाहिए, इस पे भी हमने पोल किया था, और देश के 15 से ज़्यादा जो बड़े ब्रोकरेज हाउसेस है उनकी राय जाननी चाहिए थी। वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं, जिसमें केरिया कमोडिटी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा टारगेट है। अगले एक साल का टॉप लेवल जो है वो केरिया कमोडिटी का चांदी के लिए 1,30,000 का है। मोतीलाल ओसवाल, पृथ्वी फिनमार्ट, इन दोनों का 1,25,000 का, कुबरजी ग्रुप का 1,21,000, पैराडाइम कमोडिटी का 1,20,000 का, और बाकी भी ज्यादातर जो हमारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनका 1,20,000 का मैक्सिमम टारगेट। 60% ब्रोकरेज हाउसेज को लगता है कि चांदी अगले एक साल में 1,20,000 के पार निकल सकती है। हालांकि गोल्ड में 10% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी थे जिनको लग रहा था कि एक मेजर करेक्शन बाकी है, गोल्ड में 75,000 तक भी फिसल सकता है सोना एक साल में, लोअर लेवल उनका ये भी आ रहा था। लेकिन चांदी में कोई भी ब्रोकरेज बड़ी गिरावट की संभावना नहीं जता रहे हैं। उनको लग रहा है कि 1,08,000 से 1,30,000 रुपए तक चांदी जा सकती है। मनोज जी, लॉन्ग टर्म आपका टारगेट क्या है चांदी का, एक साल के लिए टॉप लेवल क्या है, और बॉटम भी बता दीजिए ताकि लोगों को एंट्री में आसानी होगी। विश्वमोहन जी, मेरा मानना है कि काफी वाइड जो है स्विंग चांदी की कीमतों में देखने को मिलेगा अगले एक वर्ष में। अगर मैं ऊपर के लेवल की बात करूं तो मेरा मानना है कि 40 से $42 जो है इंटरनेशनल मार्केट में, भारतीय बाजारों में 1,25,000 तक जो है कीमतें जा सकती है चांदी की। डाउनसाइड मेरा मानना है कि $26.80 जो है वो एक बॉटम रेंज रह सकती है। उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो 83-84,000 जो है वो लोअर लेवल जो रेंज है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे डिप्स में बाई की सलाह रहेगी। हमारा मानना है कि 84,000 के नीचे चांदी की कीमतें जाती हुई नजर नहीं आएगी, और हायर साइड में 1,25,000 तक की संभावनाएं नजर आती है। तो ये व्यू आपकी तरफ से चांदी को लेकर आ गया है। एक बार पोल ही चलाते रहे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी, आप भी अपनी राय एक साल के लिए बता दीजिए चांदी पर। ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी अपसाइड वाला जो है 1,20,000 है, नीचे वाला जो जोन है 85,000 वाला है, वे फिलहाल 97-98 के बीच में है। सो रिस्क रिवॉर्ड वैसे टिल्टेड ज्यादा नीचे की तरफ भी नहीं है, ज्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं है, बट नीचे स्मॉल पॉकेट्स ऑफ करेक्शन आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं। ओके, आप बताइए अनुज जी, आपकी राय क्या है अगले एक साल के लिए, बॉटम और टॉप दोनों बताइएगा, इसलिए कि कोई भी चाह रहा है कि नीचे में एंट्री करे तो ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो दोनों तरफ के मूव देती है। देखिए, अगर आप बॉटम की बात करेंगे तो 88,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि करीबन $27 के आसपास
इंटरनेशनल मार्केट में बैठेगा। मुझे लगता है कि $27 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है और हम देख रहे हैं धीरे धीरे चांदी अपनी जो रेंज है वो शिफ्ट करती हुई दिख रही है। और अगर हम हायर साइड की बात करें तो अभी हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 37 से लेकर $40 के आसपास के लेवल्स होंगे, जो कि करीबन एमसीएक्स में अगर हम बात करें तो 1,08,000 के आसपास के लेवल्स बनेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक हायर साइड में होगा। $40 अगर ब्रेक करेगा तो हम काफी स्ट्रॉन्ग रैली चांदी में आती हुई देखेंगे, फिर वहां से एक अच्छा रनअप देखने को मिलेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि $40 एक रेजिस्टेंस के तौर पर रहेगा, जो एमसीएक्स में करीबन 1,08,000। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 88,000 से लेकर 1,08,000 के बीच के जो रेंज है, ये हमें लगता है कि चांदी में इंटैक्ट रह सकती है। किसी को अगर खरीदारी करनी है तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 92,100 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया और ऊपर में 1,08,000 तक के टारगेट अगली होली तक हमें लगता है कि चांदी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपकी चांदी पर अब आ गई है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी कमोडिटीज की सोने चांदी के बाद, वो है क्रूड को लेकर। क्रूड में कल हमने देखा था करीब करीब 2% की रिकवरी दिखी थी और आज फिर से नरमी दिख रही है। चिंता यहाँ पर ट्रेड वॉर को लेकर है, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर है, डिमांड को लेकर है और अप्रैल से ओपेक प्लस की तरफ से जो सप्लाई बढ़ेगी उसको लेकर चिंता है। इस सब के बैकग्राउंडर में मनोज जी क्रूड पर क्या राय देंगे आप? क्रूड में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने देखा है विश मोहन जी। बिल्कुल यहाँ पे जो है जिस तरह से जो सीज फायर डील की संभावनाओं के चलते और टैरिफ के चलते एक अच्छा करेक्शन हमने होते हुए देखा था, लेकिन कल यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो उम्मीद से बेहतर आए हैं और इन्फ्लेशन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि उसके चलते कीमतों में थोड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही जो रशिया यूक्रेन सीज फायर डील है उसको लेकर के भी अभी असमंजस है, क्योंकि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बयान आया है कि वो सहमत नहीं है जो यहाँ पे प्रपोजल आया है डील को लेकर के। तो हमारा मानना है कि एक यहाँ पे अपस्विंग जो है कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 5,850 के स्तर पे बाय की सलाह रहेगी। 5,800 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य 5,940 तक के रखे जा सकते हैं। प्रथमेश जी, आपके पास ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या क्रूड में आज? ऑप्शंस में यस, मेरे ख्याल से मार्च वायदा 5,800 का कॉल जो है वो खरीदना चाहिए। 94 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस 64 का रहेगा, टारगेट 155 के लिए रहेंगे। 5,800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे, 94 में 155 का टारगेट दे रहे हैं। अनुज जी, आपकी राय क्रूड पर? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव ही रह सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, हालांकि काफी प्राइस करेक्ट हुए हैं। तो अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे खरीदारी की कॉल रहेगी, करीबन 5865 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5800 का लगाएं, टारगेट करीबन 5,950 तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो यहाँ पर हमें लगता है कि करीबन 6,000 की कॉल ऑप्शन, जो कि करीबन 26 रुपए के आसपास है, खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में टारगेट जो है 40 से लेकर 45 तक देखने को मिल सकता है और करीबन 10 के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन में 6,000 की कॉल बाय कर सकते हैं और फ्यूचर्स में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल कर आ रही है। आज सारे ही मेटल्स में कमजोरी दिख रही है। कॉपर देखिए 895 के नीचे, ½ % की गिरावट, और एल्यूमिनियम और जिंक में भी नरमी। एल्यूमिनियम 265 के करीब, जिंक में मामूली गिरावट है 278 के नीचे। लेड का भाव है 183 रुपए 20 पैसे पे। अनुज जी, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में आज? देखिए, बेस मेटल में कल हमने एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी थी कॉपर और जिंक में। तो जिंक मुझे लगता है कि थोड़ा अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जिंक में करीबन 274.50 के आसपास खरीदारी करें। 272 प्लस लगाए, टारगेट ऊपर में 279.80 तक देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर है, बट हाँ, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि जिंक में रहेगी। तो जिंक मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए बाय का ट्रेड बना के चल सकते हैं। आप बताएं मनोज जी, आपकी राय बेस मेटल्स में से अगर कोई एक काउंटर चुनना हो तो? ओवरऑल बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम अभी भी बेहतर लगता है विश्वमोहन जी। और हमने एक स्टेडी मूव यहाँ पे आते हुए देखा है। एलएमई पे कीमतें $2,700 के स्तर को फिर एक बार क्रॉस करती हुई नजर आई थी। हालांकि आज थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो करेक्शन के चलते अगर इंट्राडे में 264 के स्तर मिले एल्यूमिनियम मार्च कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे बाय किया जा सकता है। 262 का स्टॉप लॉस रखे और लक्ष्य 268 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, प्रथमेश जी, आपकी तरफ से क्या टॉप पिक है आज के लिए मेटल्स में? से कॉपर को बाय करना चाहिए। मार्च फायदा 892 के करीब, 888 का स्टॉप, टारगेट 902 के लिए रहेगा। तो कॉपर 902 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह। एनजी में गिरावट है 2% से ज्यादा, आज भी टूटा हुआ है। कल भी हमने तेज गिरावट देखी थी। आप बताइए प्रथमेश जी, कोई क्या राय है नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस में काफी वोलेटाइल काउंटर है। इसमें पहली बात तो स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। पॉसिबल है एक बार के लिए वोलेटिलिटी में नीचे 350 तक नीचे गिर जाए,
ऊपर में 370 का पॉसिबल लगता है, तो इसमें आप इसको हर उछाले पे बेचे और ये खाली आज के लिए ट्रेड है। 362 पे एंट्री पॉइंट, 366 स्टॉप, नीचे में 352 टारगेट। चलिए अब बात कर लेते हैं शुगर की। अब इस्मा ने भी अपने चीनी उत्पादन के अनुमान को घटा दिया है। अब 2024-25 सीजन के लिए उनका जो नया अनुमान है 264 लाख टन का है। इनका दूसरा अनुमान 272 लाख टन का था और पहला उत्पादन अनुमान नवंबर में 293 लाख टन का था। क्यों ये उत्पादन कम होने की संभावना है, इसी पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले दीपक बालानी साहब हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर बताइए, उत्पादन में इतनी कमी क्यों आ रही है और जो जितना कंजम्पशन आप लोग फोरकास्ट कर रहे हैं उससे कम, मुझे लगता है 7-8 सालों में पहली बार हो रहा है कि खपत से कम उत्पादन है। दीपक सर, दीपक जी आपको आवाज आ रही है सर? शायद उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, वापस से उन्हें कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस्मा ने जो चीनी उत्पादन का अनुमान जताया है 2024-25 सीजन के लिए वो है 264 लाख टन का। और पिछले साल से आप देखें तो 17% से भी ज़्यादा कम उत्पादन है। कल हमने एस्ट्रा का, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के उत्पादन अनुमान भी आपको दिखाया था, जिसमें उन्होंने 258 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया है, जो 19% से ज़्यादा की कमी है पिछले सीजन के मुकाबले। पूरा शुगर का बैलेंस शीट मैं आपको बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक 80 लाख टन के आसपास का था। उत्पादन अनुमान अगर इस्मा का हम मानकर चले तो वो है 264 लाख टन का, यानी कुल सप्लाई आपको बाजार में मिल गई 344 लाख टन का। घरेलू खपत का अनुमान इस्मा का 280 लाख टन का है और एस्ट्रा का है 290 लाख टन का। मैं इस्मा का ही खपत का अनुमान लेकर चलता हूं 280 लाख टन का, और एक्सपोर्ट है 10 लाख टन, यानी आपकी जो डिमांड हो गई 290 लाख टन की और कुल सप्लाई है 344 लाख टन। यानी जब आप इस सीजन के अंत में जाएंगे, 30 सितंबर को जाएंगे, तो आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 54 लाख टन। 54 लाख आमतौर पे सरकार का जो एक नॉर्म्स है कि 60 लाख टन के आसपास का होना चाहिए बफर स्टॉक, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर 2 महीने लग जाते हैं नई चीनी मार्केट में आने में, इसलिए सरकार 2 महीने के लिए बफर बनाती है। शुगर सीजन होता है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक का। तो ये कुछ रिपोर्ट है। लेकिन दीपक बालानी साहब अगर जुड़ जाते तो उनसे ये मैं पूछता कि ये उत्पादन अनुमान कम क्यों है। चलिए इस पर अगर वो जुड़ेंगे तो पूछेंगे, लेकिन मैंने पूरा बैलेंस शीट आपके सामने रख दिया है। कल एस्ट्रा का रखा और आज इस्मा का उत्पादन अनुमान हम आपके सामने रख दिए। चलिए बाकी एग्री कमोडिटीज की अब बातचीत कर लेते हैं। मसालों के पास चलते हैं। अब मनोज जी आप बताइए, मसालों में आज जीरे में हल्की रिकवरी की कोशिश है, हल्दी और धनिया ये दोनों कमजोर दिख रहे हैं। क्या आपकी टॉपिक क्या है इन तीनों ही काउंटर में? की अगर बात करें इंट्राडे के लिहाज से तो हम देख रहे हैं कि हल्दी में लगातार दबाव यहां देखने को मिल रहा है विश्वमोहन जी, और अब हल्दी का काउंटर 11,640 का जो अपना सपोर्ट था उसके भी नीचे कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे उछाले में बेचने की सलाह रहेगी। अगर 11,400 के स्तर मिले अप्रैल वायदा में तो बिकवाली करें। 11,640 का स्टॉप रखे, लक्ष्य नीचे में 10,900 तक के रखे जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जीरे में हम देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है और जो स्प्रेड था वो भी पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। मतलब काफी ट्रेडिंग सेशन के बाद अप्रैल का जो काउंटर है वो मार्च से प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। तो हमारा मानना है कि जीरे में एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। अप्रैल का वायदा यहाँ पे अगर 20,700 के आसपास मिले तो बाय करना चाहिए जीरे में। स्टॉप लॉस 20,400 का रखा जा सकता है, 21,200 के लक्ष्य रहेंगे। धनिया में अभी कोई ट्रिगर नहीं है, एक दायरा यहाँ पे बना रह सकता है। चलिए हमारे साथ दीपक बालानी साहब आ गए हैं, डीजी हैं इस्मा के। सर मैंने पूरा बैलेंस शीट आपके ही जो उत्पादन अनुमान है उसके आधार पर दर्शकों को बता दिया। बताइए कि उत्पादन अनुमान में कमी क्यों है? नमस्कार विष्णु मोहन जी, सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत बधाई सर। जी देखिए, ऐसा है कि यूपी में जैसे हमने शुरुआत में देखी थी कि थोड़ा रिकवरी और यील्ड कम हो रही थी बिकॉज ऑफ द रेड रॉट प्रॉब्लम, और महाराष्ट्र और कर्नाटका में थोड़ी यील्ड कम होने की वजह से जो मिल्स हैं वो थोड़ी जल्दी बंद हो गए हैं। और इस वजह से हमने अपना एस्टिमेट जो है रिड्यूस करके 264 लाख टन किया है। और लगभग डाइवर्जन जो हम पहले सोच रहे थे, जो हमने शुरुआत 40 लाख टन से की थी, लेकिन जनवरी के महीने में हमने उसको 37.5 किया था। बट आगे जाके क्योंकि
केन की अवेलेबिलिटी की इशू थी और ऑल्सो जो प्राइस रिवाइज नहीं हुआ और जो कुछ मिलों ने डाइवर्जन फीड स्टॉक का कर लिया लोअर फीड स्टॉक पे, उससे जो क्वांटिटी कम हुई है तो उससे अब ऐसा लग रहा है कि डाइवर्जन लगभग 35 लाख टन होगा। तो अगर 264 लाख टन देख लें और 35 लाख टन का लगभग डाइवर्जन देख लें, और यहाँ पे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि जो कंजम्पशन का एस्टीमेट है 280 लाख टन का, वो लगभग उतना ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पहले 6 महीने में अगर हम कोटा रिलीज देखें और डिस्पैच देखें तो लगभग 137 लाख टन का हुआ है। और अगर मैं हिस्टोरिकल डेटा उठा के देखूं और एक नॉमिनल ग्रोथ रेट देखूं तो आगे 6 महीने में लगभग 140 लाख टन के आसपास और चीनी उठेगी, तो लगभग 280 लाख टन के आसपास ही पहुंचेंगे। तो अगर ये सारे बिंदुओं को देख लें तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा लगभग 54 लाख टन का होगा। और अगर आप सरकार का जो आप एक नॉर्म होता है कि 2 लाख टन लगभग सेफ्टी स्टॉक देखेंगे, तो 2 लाख टन 2 महीने का लगभग 47 लाख टन चाहिए। उसके सामने हमारे पास लगभग 54 लाख टन का स्टॉक रहेगा, जो एक बहुत हेल्दी स्टॉक है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और इसके ऊपर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अगले साल का जो एक प्रोजेक्शन आ रहा है, क्योंकि हमारा 2024 का मॉनसून अच्छा हुआ और कर्नाटका और महाराष्ट्र में जो रिजर्वायर की स्थिति काफी अच्छी है, तो वहां पे ऐसा रिपोर्ट हो रहा है कि जो प्लांटिंग हुई है काफी अच्छी है और उससे प्रोडक्शन काफी बेहतर होने की उम्मीद है। और अगले साल क्योंकि दिवाली जल्दी है तो मिलें भी जल्दी शुरू होंगी, उसकी वजह से जो हमारा नया चीनी आएगा वो मार्केट में जल्दी आएगा। तो ऐसा हमें कोई तकलीफ नहीं दिख रही है। और यूपी में भी कुछ जो वैराइटल रिप्लेसमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखती हुई आ रही है। तो एक ओवरऑल फिगर जो आ रहा है 264 होने के बाद भी कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत सप्लाई रहेगी और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है इंडस्ट्री में। कि आपने वक्त दिया, वक्त आज कम है लेकिन आपने पूरी बात रख दी। नए सीजन को लेकर कोई चिंता नहीं, अगला जो सीजन होगा उसको लेकर काफ़ी आप लोग बुलिश साउंड कर रहे हैं। और यहाँ पर 54 लाख टन के पास साथ भी अगर हम जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, वहाँ पर चिंता करने की बातचीत नहीं है। शुक्रिया सर, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनुज जी, मनोज जी, प्रथमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला और होली की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं।